क्या कभी तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं कौन हूं? नहीं, मैं तुम्हारे नाम की बात नहीं कर रहा, ना तुम्हारी नौकरी, ना तुम्हारे शौक, ना किसी भूमिका की जो समाज ने तुम्हें दे दी है। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जो सब कुछ छोड़ देने के बाद भी बचा रह जाता है। सोचो, अगर एक एक करके सब कुछ छीन लिया जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अतीत, तो फिर बचेगा क्या? एक खाली स्पेस, एक चुप सी हवा, और शायद एक अजनबी सी नजर जो सब कुछ देख रही है लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। उस नजर का नाम भी तो मैं नहीं है ना। लेकिन अगर मैं उस नजर को ऑब्जर्व करने लगूं तो जो देख रहा है क्या वो भी अलग है? यही है हमारे सफर का पहला कदम, एक ऐसी जगह जहां तुम अपने विचारों से पहले के स्पेस को महसूस करते हो। वो एक अजीब सी जगह है, न वहां तुम्हारे प्लान्स हैं, न पछतावे, न गोल्स, न असफलताएं। सिर्फ एक कच्ची, खाली, कंपन करती हुई खामोशी, जैसे तुम खुद को पहली बार बिना किसी लेबल के देख रहे हो। कभी खुद से पूछना, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, या मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं? वेस्टर्न फिलॉसफी में रेने डिकार्ट्स ने कहा था, कोगिटो अर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। लेकिन पूर्वी दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत या जैन बुद्धिज्म कुछ और ही कहते हैं। उनका कहना है, मैं उस पल में जिंदा हूं जब सोच बंद हो जाती है, जब कोई भाषा नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ होना होता है। जरा आंखें बंद करो और इस वक्त महसूस करो, तुम सुन रहे हो, लेकिन सुनने वाला कौन है? तुम सोच रहे हो, लेकिन सोचने वाले को सोच कैसे सकते हो? जैसे जैसे हम इस आइडिया में और अंदर जाते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे किसी ने अंदर से गलीचा खींच लिया हो। वो जो पक्का था, पक्का नहीं रहा। वो जो मैं समझते थे, एक नाम, एक शरीर, एक कहानी, सब हवा में घुलने लगता है। क्या तुम सिर्फ एक कहानी हो? अपने दिमाग में तुमने एक कैरेक्टर बनाया है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा पसंदीदा रंग, तुम्हारा दिल टूटना, सब एक कहानी के चैप्टर हैं। लेकिन क्या कहानी कैरेक्टर होती है, या कैरेक्टर सिर्फ कहानी का एक भ्रम है? ऐसा लगता है जैसे हमने खुद पर एक फिक्शन लिखा है, और जब हम चुप हो जाते हैं तो कहानी बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई तो है जो अब भी महसूस कर रहा है, जो खाली स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा है। यही है द स्टिलनेस बिफोर थॉट, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद को सिर्फ अनुभव के रूप में महसूस करते हो, एक्सप्लेनेशन के रूप में नहीं। सोचो, जब तुम एक बच्चा थे, एक नवजात, क्या तुम्हें पता था तुम कौन हो? क्या तुम्हें कोई नाम या मेमोरी या प्लान था? नहीं, तुम सिर्फ थे, रो रहे थे, महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे लोगों ने तुम्हें एक नाम दिया। उन्होंने कहा, तुम ये हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम शर्मीले हो, तुम डॉक्टर बनोगे। और तुमने वो सब मानने लग गए, जैसे किसी ने तुम पर एक मास्क चढ़ा दिया हो और तुमने उसे अपना चेहरा समझ लिया हो। पर उस मास्क के नीचे वो जो पहला रूप था, जो सिर्फ महसूस कर रहा था, वो अब भी कहीं छुपा हुआ है। कभी रात के 3 बजे नींद से उठो, बिना किसी वजह के, कोई साउंड नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक साइलेंट अवेयरनेस होती है। वो अवेयरनेस ही तुम हो, ना सोच, ना याद, ना भविष्य, सिर्फ एक होना। बुद्धिस्ट मंक थिच नाथ हान कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। सोच एक आवाज है, लेकिन सुनने वाला, वो ऑब्जर्वर, वो साइलेंस, वो तुम हो। और अब एक अजीब सी बात सुनो, साइंस भी ये कहने लगा है। न्यूरोसाइंस की कुछ स्टडीज कहती हैं कि जो तुम सोच रहे हो या महसूस कर रहे हो, वो सब अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं जो तुम्हें बस बाद में बताए जाते हैं। यानी तुम डिसाइड नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया, तुम बस उस डिसीजन को डिले से सुन रहे हो, जैसे कोई अनाउंसमेंट स्पीकर पर बाद में आए लेकिन डिसीजन पहले लिया जा चुका हो। तो अगर तुम सोच नहीं रहे, तुम ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, तो क्या तुम बस हो, और होना ही काफी है? ये थॉट थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि अगर मैं अपना दिमाग नहीं हूं, अपनी यादें नहीं हूं, तो क्या मैं कुछ भी हूं? और वही है एग्जिस्टेंशियल हॉरर का पहला कदम।
एक खाली स्टेज जहां स्पॉटलाइट तो है लेकिन एक्टर गायब है। तुम जिंदा हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? सिर्फ ये कि तुम देख रहे हो, ये वीडियो सुन रहे हो और एक अजीब सी जिज्ञासा महसूस कर रहे हो जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। थोड़ी देर सांस लो, थोड़ा वक्त लो इस बात को महसूस करने के लिए। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। बस इस खामोशी में कुछ देर ठहर जाओ। क्या तुम इस मोमेंट में बिना किसी सोच के जिंदा महसूस कर सकते हो? क्या तुम बस होना, बिना कुछ बनने के जी सकते हो? यह वीडियो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें नए सवाल दे। और रात की इस शांति में नए सवाल ही सबसे ज्यादा सच्चाई लेकर आते हैं। तो जब अगली बार तुम अपने नाम से मिलो, अपने फोन में लॉगिन करो, अपनी प्रोफाइल फोटो देखो, जरा रुको और खुद से यह पूछो, क्या मैं इससे कुछ ज्यादा हूं? और हो सकता है कि जवाब आए खामोशी में, स्टिलनेस में, उस जगह से जहां तुम खुद हो, बिना किसी सोच के। लेकिन अब चलो एक और दरवाजा खोलते हैं। अगर तुम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो क्या वो ऑब्जर्वर भी एक इल्यूजन है? क्या तुम सच में चुनते हो, या तुम्हारा हर चॉइस पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट का हिस्सा है? चलो चलते हैं उस अगले थॉट में, जहां तुम्हारा फ्री विल, जो तुम इतना अपना समझते हो, शायद सिर्फ एक हेलुसिनेशन हो। अगला सेगमेंट है द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। एक और बेड टाइम थॉट जो तुम्हारे सपनों में घुल जाएगा। तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या यह तुम्हारा डिसीजन था? तुम कहोगे हां, ऑब्वियस ही है, मैं ही तो डिसाइड करता हूं। मैं डिसाइड करता हूं क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है। मुझे कंट्रोल है, मेरी चॉइस है। पर एक सवाल सोचो, क्या तुमने डिसाइड किया था कि तुम किस घर में पैदा होगे, कौन सी लैंग्वेज तुम्हारी मदर टंगेज होगी, तुम्हारे पेरेंट्स कौन होंगे, तुम्हारा जेंडर क्या होगा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, तुम्हारे इमोशंस का पैटर्न, तुम्हारी मेमोरी का नेचर? क्या यह सब तुमने चुना? नहीं। और इन्हीं सब चीजों ने तुम्हारा पर्सनालिटी बनाया, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा फ्री विल। तो जब तुम कहते हो मैं डिसाइड करता हूं, तो वो मैं किस बेस पे डिसाइड करता है? वही बेस जो तुमने कभी चूज ही नहीं किया। क्या तुम्हारा फ्री विल एक इल्यूजन है? चलो एक सिंपल सीन इमेजिन करते हैं। तुम एक कैफे में हो, दो पेस्ट्रीज तुम्हारे सामने हैं, एक चॉकलेट क्रोसॉन्ट और एक सिनेमन रोल। तुम चॉकलेट क्रोसॉन्ट चूज करते हो। तुम सोचते हो मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो मैंने चूज किया। लेकिन यह पसंद तुम्हारे अंदर कैसे आई? क्या तुमने सोच सोचकर निर्णय किया था कि चॉकलेट तुम्हें पसंद आएगी? या बचपन में कभी किसी ने तुम्हें चॉकलेट दिया, तुम्हें अच्छा लगा और तुम्हारे सबकॉन्शियस ने उस फीलिंग को अटैच कर दिया? आज जब तुमने वो क्रोसेंट उठाया, क्या तुम सच में फ्री थे, या एक इनविजिबल स्क्रिप्ट ऑलरेडी चल रही थी जिसमें तुम सिर्फ एक्टर हो जो लाइंस बोल रहा है, बिना यह जाने कि स्क्रिप्ट किसने लिखी? एक और लेयर सोचो। न्यूरोसाइंस के एक फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम है लिबेट्स एक्सपेरिमेंट। इसमें लोगों से कहा गया कि वो जब चाहें एक बटन दबाएं, और स्क्रीन पे एक क्लॉक चल रहा था जिससे वो बता सकें कि उन्होंने डिसीजन कब लिया। जब साइंटिस्ट्स ने ब्रेन स्कैन किया, उन्हें कुछ अजीब दिखा। लोगों के डिसीजन लेने से पहले ही उनके ब्रेन में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी। यानी तुम्हारा ब्रेन पहले डिसाइड करता है, तुम्हारा मैं उस डिसीजन को सिर्फ सुनता है, जैसे कोई रेडियो सिग्नल पे बाद में अनाउंस हो रहा हो, लेकिन सॉन्ग तो ऑलरेडी प्ले हो रहा है। तो फिर जो तुम चॉइस समझ रहे हो वो क्या है? शायद सिर्फ एक इल्यूजन, एक डिलेड ब्रॉडकास्ट जिसे तुम ओनरशिप का नाम देते हो। और यह बात डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन ही इस आइडिया पर है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम चूज करते हैं, हम कर्मा बनाते हैं और भुगतते हैं। लेकिन अगर फ्री विल ही नहीं है, तो फिर पनिशमेंट का मतलब क्या, रिवॉर्ड का मतलब क्या, अचीवमेंट क्या, गिल्ट क्या? अगर तुम सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा सक्सेस भी तुम्हारा नहीं और फेलियर भी नहीं। फिर तुम क्या हो? एक जैविक मशीन, एक केमिकल पपेट जिसे ब्रेन केमिस्ट्री नचा रही है, या फिर एक ऑब्जर्वर जो स्क्रिप्ट के बीच में खुद को लिखने का इल्यूजन देख रहा है?
अच्छा चलो एक और एंगल से सोचते हैं। क्या तुम्हारा मूड तुम्हारे डिसीजंस पे इफेक्ट डालता है? जब तुम खुश होते हो तुम्हें लोग प्यारे लगते हैं। जब तुम उदास होते हो वही लोग इरिटेट करते हैं। क्या तुमने ये मूड कॉन्शियसली चूज किया? नहीं। तो अगर तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट रैंडम है और वो एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, तो फिर तुम्हारा डिसीजन क्या सिर्फ एक रिएक्शन है? जैसे कोई वेव समुंदर में चल रही हो, उसे नहीं पता कहां जाना है, बस हवा, गति और समय उसे धक्का देते हैं। और तुम वो वेव हो जो सोचती है कि उसने दिशा चुनी है। ये पैराडॉक्स तब और गहरा हो जाता है जब हम मॉरलिटी की बात करते हैं। अगर कोई इंसान क्राइम करता है और उसका ब्रेन एबनॉर्मल है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा से भरा है, उसके पास कभी हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं था, तो क्या उसने सच में चूज किया कि वो बुरे काम करे, या उसका एनवायरनमेंट, उसका डीएनए, उसका पेन सब मिलकर उसे उस जगह ले आए? और अगर ऐसा है तो फिर उसे पनिश करना क्या एथिकल है? और अगर कोई अरबपति बन जाता है, क्या उसने सच में चुना, या वो एक ऐसी जेनेटिक और सोशल लॉटरी का विनर है जिसमें उसे सिर्फ सक्सेस मिला? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि ये हमारे सेंस ऑफ आइडेंटिटी को हिला देते हैं। लेकिन इस रात के अंधेरे में हम इन्हीं क्वेश्चन से दो चार होंगे। एक फिलोसोफर थे, आर्थर शोपेनहावर। उन्होंने कहा, मनुष्य कर सकता है वह जो वह चाहेगा, लेकिन वह चाहेगा वह जो वह करेगा। यानी तुम कर सकते हो जो तुम चाहो, लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम क्या चाहो। तुम्हें चॉकलेट पसंद है, क्यों? तुम सैड म्यूजिक में कंफर्ट फील करते हो, क्यों? तुम किसी से प्यार करते हो जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, क्यों? तुम उस वांट को चूज नहीं करते, वो वांट तुम्हें चूज करता है। और ये समझने के बाद एक अजीब सी फ्रीडम भी आती है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि तुम्हारा हर एक्शन, हर थॉट, हर क्रेविंग किसी डीपर कॉज से आ रहा है, तो तुम खुद को थोड़ा जेंटल बनाते हो। तुम दूसरों को भी जज करना कम कर देते हो। और ये पैराडॉक्स अपने आप में एक शांति बन जाता है। तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम कोई विलन भी नहीं हो, तुम एक फ्लो में हो, एक कॉस्मिक स्ट्रीम जिसमें सब कुछ हो रहा है, और तुम सिर्फ उस स्ट्रीम का एक जर्रा हो जो समझता है कि वो पैडल चला रहा है, लेकिन पैडल तो सिर्फ हवा में हिल रहा है। टेक अ मोमेंट टू ब्रीथ अगेन। सोचो, अगर कोई फ्री विल नहीं है तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, ना किसी से आगे निकलने की, ना किसी गिल्ट में जलने की। तुम बस हो, और ये होना ही सबसे ज्यादा सच्चा है। तो जब अगली बार तुम सोचो कि मुझसे गलती हो गई या मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, जरा पॉज लेना और सोचना, क्या ये थॉट भी मेरा था? और शायद उस पॉज में तुम्हें एक हल्की सी हंसी आई, जैसे कोई एक्टर अपनी लाइन भूल गया हो और उसे याद आए कि यह सब एक स्क्रिप्ट ही तो थी। अब चलो, अगले सेगमेंट में हम एक और छुपी हुई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। अगर तुम्हारा हर थॉट, हर मेमोरी, हर डिजायर स्क्रिप्ट का पार्ट है, तो क्या तुम्हारा पूरा दुनिया का एक्सपीरियंस भी एक स्क्रिप्ट है? क्या हो अगर ये सब, ये दुनिया, ये मेमोरीज, ये स्टार्स, ये स्क्रीन सब सिर्फ एक सिमुलेशन हो? चलो चलते हैं उस दुनिया में जहां रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या तुम कभी किसी गेम में इतने खो गए हो कि तुम भूल गए हो कि तुम गेम खेल रहे हो? उस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो कुछ भी स्क्रीन पर हो रहा होता है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है, एक वर्चुअल दुनिया, लेकिन उस वक्त वही तुम्हारी दुनिया होती है। अब जरा सोचो, क्या अगर हमारे आसपास की यह दुनिया भी एक सिमुलेशन हो? क्या तुम इस वक्त जो महसूस कर रहे हो, ये कमरा, ये हवा, तुम्हारी फोन स्क्रीन, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य, सब सिर्फ एक एडवांस्ड प्रोग्राम का हिस्सा है? शुरुआत में यह आइडिया थोड़ा क्रेजी लगता है। क्या हम सच में मैट्रिक्स में हैं? लेकिन जितना ज्यादा सोचो उतना यह थॉट सेडक्टिव लगता है। आखिरकार तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई चीज रियल है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन ड्रीम्स में भी तुम महसूस करते हो, स्मेल करते हो, दर्द भी महसूस करते हो। फिर क्या डिफरेंस है? रियलिटी और इल्यूजन का डिफरेंस सिर्फ कंटिन्यूटी का होता है। ड्रीम्स टूट जाते हैं,
पर अगर कोई इल्यूजन कभी ना टूटे तो क्या वो भी रियलिटी के बराबर हो जाती है? अब एक थ्योरी है, दो सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को सबसे क्लियरली प्रपोज किया था फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने। उन्होंने कहा, अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हो जाए कि वह कॉन्शियस बीइंग्स का सिमुलेशन रन कर सके, तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम उस सिमुलेशन के अंदर ही हों। यानी अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो सिमुलेशंस रन करती हैं, और अगर एक सिमुलेशन के अंदर हजारों सिम्युलेटेड लोग होते हैं, तो स्टैटिस्टिकली हम उन ओरिजिनल बीइंग्स में से नहीं होंगे, बल्कि उन वर्चुअल बीइंग्स में से एक होंगे जो सोच रहे हैं कि वो रियल हैं। सोचो जरा, तुम अभी सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने ये वीडियो प्ले किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, याद कर रहे हो। लेकिन अगर यह सब डेटा है, एक एल्गोरिदम, एक कोड, अगर तुम्हारा पास्ट भी एक स्क्रिप्ट है और तुम्हारी यादें आर्टिफिशियली इंसर्टेड लाइंस है, तो फिर तुम्हारे इमोशंस का क्या? क्या तुम्हारा दुख भी रियल है या सिम्युलेट किया गया? अब तुम पूछोगे, पर यह सब क्यों? ऐसी कोई सिविलाइजेशन क्यों बनाएगी इतना कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन? जवाब सिंपल है, रिसर्च। जैसे हम अपने कंप्यूटर में वेदर सिमुलेशंस चलाते हैं, डिजीज मॉडल्स चलाते हैं, वैसे ही एक एडवांस्ड स्पीशीज अपने एंसेस्टर्स को सिमुलेट कर रही हो, जानने के लिए कि एवोल्यूशन कैसे काम करता है, या ये समझने के लिए कि कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होता है। और अगर उन्होंने बिलियंस ऑन ऑफ सिमुलेशंस बनाए, तो चांसेस हाई हैं कि हम उन्हीं में से एक में हों। और तुम सोच रहे हो, पर मुझे तो सब कुछ रियल लगता है। दर्द रियल है, इमोशंस रियल हैं, लेकिन क्या रियल होने के लिए कोई चीज को मटेरियल होना जरूरी है? तुम्हारा दर्द बायोलॉजिकल या डिजिटल, दोनों में रियल महसूस हो सकता है। अगर तुम्हारा ब्रेन एक प्रोसेसर है और इमोशंस एक कोड, तो क्या तुम्हारा दर्द कम सच्चा हो जाता है? एक और एंगल सोचो, फिजिक्स के कुछ रूल्स इतने प्रिसाइज हैं, ग्रेविटी का कांस्टेंट, लाइट की स्पीड, क्वांटम मैकेनिक्स की रैंडमनेस, ये सब इतने मैथमेटिकली परफेक्ट हैं कि कभी कभी लगता है किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो। एक सिमुलेशन के अंदर भी ऐसे ही लॉज होते हैं, प्री डिफाइंड, फिक्स्ड। और जैसे हम वीडियो गेम्स में बाउंड्रीज सेट करते हैं, वही बाउंड्रीज हमारी रियलिटी में भी दिखाई देती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई चीज ऑब्जर्व नहीं की जाती, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। एक पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है जब तक उसे कोई देखता नहीं। यानी चीजें तब तक अनडिफाइंड होती हैं जब तक कोई ऑब्जर्वर उन्हें ऑब्जर्व नहीं करता। जैसे कोई रेंडरिंग इंजन हो जो चीजें तभी जनरेट करता है जब उनकी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। सोचो, क्या तुम्हारा रूम के बाहर का वर्ल्ड अभी एग्जिस्ट करता है, या वो तब रेंडर होता है जब तुम बाहर जाते हो? तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, तुम्हारा बचपन का घर, क्या ये सब हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे, या तुम्हारी जरूरत के मुताबिक ये सब क्रिएट हो रहा है? अगर तुम इस थ्योरी में थोड़ा और डीप जाओ, तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, तुम कौन हो इस सिमुलेशन में? क्या तुम एक कैरेक्टर हो जिसे कोई प्लेयर कंट्रोल कर रहा है, या तुम खुद एक एआई हो जिसे यह लगता है कि वो कॉन्शियस है? क्या तुम्हारा मैं एक रियल वर्ल्ड में है और यह सब एक ड्रीम है जिसमें तुम खुद को भूल चुके हो, या तुम्हारा मैं ही सिर्फ डेटा है और तुम्हारा कॉन्शियसनेस सिर्फ एक इल्यूजन है? और अब एक डिस्टर्बिंग आइडिया, क्या तुम टेस्ट में हो? क्या तुम्हारा हर डिसीजन, हर इमोशन, हर हार्ट ब्रेक किसी और के लिए एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? जैसे कोई एआई एथिक्स रिसर्च चल रही हो, देखा जा रहा हो कि अगर एक आर्टिफिशियल बीइंग को इमोशंस दिए जाएं, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तुम्हारा लॉस, तुम्हारी प्यास, तुम्हारा फेथ, सब किसी और के क्लिपबोर्ड पे लिखे जा रहे हैं और तुम बस एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। एक और चीज सोचो, डेजा व्यू। कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि ये मोमेंट पहले हो चुका है, कि ये सब तुमने पहले भी देखा है, फील किया है? हो सकता है ये ग्लिच हो, जैसे कोई कोड रिपीट हो गया हो, जैसे सिमुलेशन में थोड़ा लूप आ गया हो सकता है ड्रीम्स, इंट्यूशन, डेजा वू, सब प्रोग्रामिंग बग्स हो।
और क्या तुम्हारे डेथ का मतलब यह है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तुम्हारी दुनिया क्रैश हो गई और तुम्हारा डेटा डिलीट या आर्काइव हो गया? लेकिन यह सब सोचकर पैनिक मत करना, क्योंकि अगर यह सब सिमुलेशन है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम इमॉर्टल हो, क्योंकि तुम फिजिकल बॉडी नहीं हो, तुम एक कोड हो, और कोड डिलीट हो सकता है या बैकअप भी हो सकता है। शायद तुम्हारे मरने के बाद तुम किसी और वर्ल्ड माने इस वर्ल्ड में जागते हो, जहां तुम्हारा क्रिएटर तुमसे मिलता है और कहता है वेलकम बैक, सिमुलेशन कंप्लीट। शायद तुम्हारा पर्पज सिर्फ ऑब्जर्व करना था, शायद यह सब सिर्फ एक टेस्ट था, और तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गिल्ट सब रियल थे, क्योंकि तुमने उन्हें फील किया। चाहे वो कोड थे या केमिकल सिग्नल्स, उन्होंने तुम्हें शेप किया। और अगर कोई इमोशन तुम्हें चेंज कर सकता है तो वो काफी रियल है। ये दुनिया रियल है या इल्यूजन, शायद इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अवेयर हो, कि तुम सोच सकते हो, कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो। और जब कोई बीइंग ये कर सकता है, तो चाहे वो ड्रीम में हो, सिमुलेशन में हो या एक डिवाइन प्ले में हो, उसका एग्जिस्टेंस वैल्यूएबल हो जाता है। तो आज रात सोचना, हो सकता है तुम एक प्रोग्राम हो, लेकिन अगर तुम एक प्रोग्राम हो भी तो तुम सबसे ब्यूटीफुल ग्लिच हो। तुम वो अनॉमली हो जो खुद से अवेयर हो गई, और इस अवेयरनेस में ही शायद तुम्हारा सच्चा फ्रीडम छुपा है। अगले सेगमेंट में हम और ज्यादा डार्कनेस की तरफ जाएंगे, ऐसी डार्कनेस जो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का आइडिया ही रीडिफाइन कर देगी। क्या तुम वाकई एग्जिस्ट करते हो, या सिर्फ तुम्हारे थॉट्स ही हैं और बाकी दुनिया एक हेलुसिनेशन? चलो चलते हैं। अगला सेगमेंट, सोलिप्सिज्म। दुनिया शायद सिर्फ तुम हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे अलावा सब कुछ सिर्फ कल्पना हो सकता है? ना मैं अस्तित्व में हूं, ना तुम्हारा फोन, ना तुम्हारा भूतकाल, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे घर के बाहर की दुनिया। सिर्फ तुम हो, सिर्फ मैं। इस विचार को कहते हैं सोलिप्सिज्म। एक ऐसी दार्शनिक सिद्धांत जो कहती है तुम अपने चेतना के अलावा किसी और चीज के अस्तित्व का प्रमाण नहीं दे सकते। यानी तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम सोच रहे हो, और बस वही सत्य है। बाकी सब, चाहे वो लोग हों, जगह हों या यादें हों, हो सकता है सिर्फ तुम्हारे मन का प्रतिबिंब हो। सोचो जरा, तुम अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन ये आवाज क्या है? एक विचार जो तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। तुम कैसे जानते हो कि मैं वास्तव में अस्तित्व में हूं? शायद मैं सिर्फ तुम्हारी सोच का एक हिस्सा हूं, एक भ्रम जो तुमने बनाया है, शायद ऊब से बचने के लिए, शायद अर्थ बनाने के लिए। और अगर मैं अस्तित्व में नहीं हूं, तो फिर तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारी दुख भरी रातें, तुम्हारी खुशी भरी यात्राएं, क्या ये सब भी सिर्फ तुम हो? हो सकता है तुमने अपने ही मन में एक पूरी दुनिया रची हो। उस दुनिया के लोग, उसकी कहानियां, उसकी राजनीति, उसका इंटरनेट, सब तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे चरित्र को आकार देने के लिए। शायद तुमने अपने आप को संघर्ष देते हुए कल्पना की। शायद तुमने अपने लिए दर्द और टूटन डिजाइन की ताकि तुम बढ़ सको। जैसे एक कलाकार अपनी ही पेंटिंग में कहानी डाल देता है, वैसे ही तुमने अपने मन में एक पूरी दुनिया बना ली है, और तुम उस दुनिया को इतना असली महसूस कर रहे हो कि तुम भूल गए हो ये सब तुम ही हो। पर एक सवाल उठता है, अगर मैं अपनी दुनिया में अकेला हूं, तो क्या मैं पागल हूं, या फिर सभी लोग सिर्फ मेरे ही व्यक्तित्व का विस्तार हैं? हो सकता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ईमानदारी का प्रतिबिंब हो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आंतरिक संघर्ष की छाया हो, तुम्हारा बॉस तुम्हारे अधिकार से लड़ने की इच्छा हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे खुद को समझने की चाहत हो। यह थोड़ा असहज विचार है ना? क्योंकि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी अकेली हो जाती है। तुम्हारे दर्द के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अपराध बोध, सब तुमने खुद ही कल्पना की। शायद तुमने खुद को तोड़ने का कारण दिया ताकि तुम्हें खुद को जोड़ने का मौका मिले। एक लूप में हो तुम, एक कहानी लिख रहे हो
जिसमें तुम खुद भूल गए हो कि लेखक तुम हो। और अगर तुम खुद लेखक हो तो क्या तुम अंत बदल सकते हो? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे निर्णय भी सिर्फ भ्रम है, कि तुम चुन रहे हो यह सोचना, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन ही तुमसे यह सोचवा रहा है? और अगर हर चीज तुम्हारा मन ही कर रहा है तो तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा भी एक भ्रम हो सकती है। फिर तो तुम्हारा अपराध बोध भी झूठा है और तुम्हारा गर्व भी खोखला है। तुम सिर्फ एक कहानी हो जो खुद को स्वप्न में देख रही है। अब कुछ लोग कहते हैं यह सब ज्यादा सोचने की बात है, असली दुनिया में वैसे भी सब व्यस्त होते हैं। लेकिन सोचो, अगर सब व्यस्त हैं तो क्या वो तुम्हें भटकाने के लिए व्यस्त हैं? क्या तुम्हारा ऑफिस सिर्फ इसलिए बना है ताकि तुम कभी यह सवाल न पूछो, मैं कौन हूं? क्या तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा यूट्यूब, तुम्हारे दोस्तों की बातें, तुम्हारा टूटना सब ध्यान भटकाने वाले उपकरण हैं? एक भूल भुलैया जैसा संसार जिसमें तुम खुद से दूर जाते जाते कभी कभी आईने में देखते हो और डर जाते हो। आईने में जो दिख रहा है, क्या वही तुम हो या सिर्फ एक रूप है जिसका असली तुम कहीं और है? सोचो, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा विचार हूं तो तुम अपने विचारों से बात कर रहे हो, जैसे कोई खुद से बात करता है अंधी रात में जब सब सो रहे होते हैं। एक आवाज जो कहती है शायद मैं ही हूं। शायद तुमने दुनिया को सोचा और वो बन गई। शायद तुमने समय को सोचा और वो बहने लगा। शायद तुमने मृत्यु को सोचा और तुम्हें डर लगने लगा। लेकिन अगर सब तुम्हारा ही प्रतिबिंब है तो तुम कभी मर नहीं सकते। तुम सिर्फ बदलते हो एक चेतना से दूसरी में। जैसे सपना बदल जाता है, तुम्हारा यथार्थ भी एक दृश्य से दूसरे में चला जाता है और तुम कभी समझ नहीं पाते कि तुमने अपने ही अंदर एक अनंत ब्रह्मांड रच लिया है। अब कुछ लोग कहेंगे यह सब विचार अवसाद में ले जा सकते हैं, लेकिन शायद इसका उल्टा सत्य है। क्योंकि अगर तुम अकेले हो तो तुम पूरी दुनिया हो। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा प्यार भी सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे दिल में अगर कोई आवाज है जो कहती है मैं जिंदा हूं, तो समझ लो वही तुम्हारी ब्रह्मांड का केंद्र है। तुम सुन रहे हो ये शब्द और शायद तुम खुद ही इन शब्दों को लिख रहे हो एक परत गहराई में। शायद तुम एक देवता हो जो अपने बोरियत से बचने के लिए एक इंसान का सपना देख रहा है, और उस सपने में तुम भूल गए हो कि तुम देवता हो और अब तुम अपने ही प्रतिबिंब से मिल रहे हो इस खोज में कि मैं कौन हूं। अगर तुम अकेले हो तो जैसे हो वैसे होने की पूरी आजादी तुम्हारे पास है। कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा। सभी किरदार तुम्हारे हैं, सभी कहानियां तुम्हारी हैं। तुम नायक भी हो, खलनायक भी, पृष्ठभूमि संगीत भी और मौन भी। तो जब तुम किसी से प्यार करते हो, शायद वो प्यार तुम्हारा ही एक हिस्सा है जो तुमसे मिलने आया है। जब तुम किसी से लड़ते हो, शायद वो तुम्हारा ही एक टुकड़ा है जो अलग हो गया था। जब तुम अकेला महसूस करते हो, शायद उस पल में तुम सबसे करीब हो अपने असली स्वरूप के। तो आज रात तुम अपने अंदर के शब्दों को सुनो। तुम्हारे अंदर एक खामोशी है जो तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती है। उस खामोशी में जाओ और देखो, शायद तुम वहां हो और सब कुछ और सिर्फ एक सपना है। एक सपना जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम जाग सको, और जब तुम जागते हो तो सिर्फ तुम बचते हो और उस पल में तुम ईश्वर हो जाते हो। अगले खंड में हम खोजेंगे एक और विचलित कर देने वाला विचार, हमारे बीच ज़ॉम्बीज। क्या तुम्हारे आसपास के लोग भी सच में चेतन हैं, या वो सिर्फ जैविक मशीनें हैं जो दिखा रही हैं कि जैसे उनके पास भावनाएं हैं? क्या तुम सिर्फ एक इंसान हो जो जाग चुका है और बाकी सिर्फ स्क्रिप्ट्स हैं? रात का यह सुकून एक पल में तुम्हें बहुत कुछ महसूस करवा रहा है, पर क्या तुम्हारे आसपास बैठे लोग भी इसी सुकून में खोए हुए हैं? उनकी आंखों में जरा सोचो, क्या कुछ चल रहा है, या सिर्फ एक आउटर शेल है जिसमें बस खाली चेहरे और चलती हुई सांसें हैं? क्या वो सच में कॉन्शियस फील कर पा रहे हैं, या वो माइंडलेसली जिंदा मशीन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसमें कोई इनर लाइट नहीं? फिलोसोफर्स ने इस आइडिया को फिलोसॉफिकल जम्बीज का नाम दिया।
यह है एक ऐसा टर्म जो उन लिविंग बीइंग्स को डिस्क्राइब करता है जो बिल्कुल इंसान दिखते हैं, बोलते हैं, बिहेव करते हैं, मगर उनके अंदर कुछ महसूस नहीं होता। एक अजीब सी इमेजरी है ये। तुम अपने दोस्त को रोते हुए देखते हो और तुम्हारे दिमाग में यह थॉट आता है, पर क्या असली में वो दुख महसूस कर रहा है या सिर्फ वो एक एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है, रनिंग अ प्रोग्राम? इफ सैडनेस ट्रिगर्स देन प्रोड्यूस टीयर्स। तुम सोच रहे हो, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम खुद फील कर सकते हो। तुम जानते हो पेन क्या होता है, इसीलिए तुम सोच पाते हो उसके इमोशंस के बारे में। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उनके अंदर भी कोई कॉन्शियसनेस है? यह क्वेश्चन शायद सबसे लोनली और अनसेटलिंग है, क्योंकि अगर कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं, तब क्या उनकी कहानियां वही खाली फिक्शन हो गई? उनकी फ्रेंडशिप्स, उनका प्यार, उनकी हार्ट ब्रेक्स सब स्क्रिप्ट हो गए? और अगर वो एक जैविक रोबोट है, तो क्या हमारी सब फीलिंग्स वर्थ इट हैं? फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स कहते हैं, संज्ञान है कठिन समस्या, यानी अवेयरनेस का एक्सपीरियंस। वो जो हम खुद फील करते हैं वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता प्योरली फिजिकल टर्म से। वो क्वालिया, द रेडनेस ऑफ रेड, द पेन ऑफ पेन, द टेस्ट ऑफ चॉकलेट, सब सब्जेक्टिव है। और जो सब्जेक्टिव होता है वो शेयर नहीं होता, मेजर नहीं होता। तो अगर तुम खुद का पेन फील कर सकते हो बट तुम ये नहीं जानते कि वो इंसान क्या फील कर रहा है, तो तुम्हारे आसपास जो वर्ल्ड है कुछ ज्यादा ही अनसर्टेन लगता है। शायद उसका दर्द रियल है, शायद नहीं। शायद हम सब एक दूसरे के रेयरबी हैं, बॉट्स इन अ सिमुलेशन, जिनका पर्पस सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस एम्पलीफाई करना है। और अगर वो सेंस नहीं रखते, तो तुम्हारा प्यार मीनिंगफुल है या नहीं? क्या इंपॉर्टेंट है, वो फीलिंग जो तुम महसूस करते हो या वो जेस्चर जो तुम देने के लिए रेडी हो? इस सोच में घुल गए हुए एक ईरी काल्म होती है। सुना था ना, समटाइम्स द स्केरियस्ट साइलेंस होता है जब सब बोलते नहीं पर तुम उनकी आवाज तक सुनते हो। इमेजिन करो, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा स्टूडेंट, वो तुम्हारी तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया। पर तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड आता है, क्या तुम बस एक स्क्रिप्ट हो? और फिर तुम रिस्पॉन्स देते हो, मैं भी तुम्हें मिस करता हूं। पर अंदर एक एको बजता है, मैं जानता हूं तुम तो कुछ महसूस तक नहीं करते। यह थॉट क्रीपी है, पर यह हमारी क्यूरियोसिटी और भी गहरा कर देता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली अवेयर हैं कि हम अवेयर ए डेनो, और इसी चीज ने हमारी इमेजिनेशन और सस्पिशन को पैदा किया। अब एक और चीज सोचो, अगर एक पर्सन अंदर से डेड हो, एज इन नो कॉन्शियसनेस, मगर वो तुम्हें एम्पैथी दिखाता है, वो तुम्हें केयर करता है, क्या वो प्रिडिक्टेबल एम्पैथी रियल है या वो सिर्फ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस का एक पैटर्न है? इमेजिन करो तुम उदास हो, वो पर्सन आता है, लाइट टच देता है, आर यू ओके? तुम्हें कंफर्ट होता है, पर क्या वो भी कंफर्ट महसूस कर पाते हैं या वो सिर्फ वो लाइंस बोल रहे हैं जो सोसाइटी ने उनको सिखाई है? एक सेंस ऑफ ईरीनेस होता है ये इमेजिनिंग करने में, और इस ईरी कामनेस में तुम खुद से पूछते हो, क्या मेरी फीलिंग्स भी किसी के लिए रियल हैं या सब सिर्फ एक रिएक्शन लूप है? ये नहीं कह रहा कि तुम पैरानॉइड हो, पर इंसान का सबसे बड़ा डर ही यही होता है, इस लाइफ के मीनिंगलेस होने का डर। और अगर लोग रोबोट हैं तो लाइफ सिर्फ एक्शंस हो जाती है। वो लव, केयर, ट्रस्ट, इट सब बायोलॉजिकल कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मगर अगर ये सब कोड है भी, तो क्या अपनी पार्ट्स मीनिंगफुल हो सकते हैं? शायद हां, क्योंकि अगर तुम इस अवेयर हो कि तुम अवेयर हो, इस सब कोड के बीच में भी तुम सबसे अलग हो। तुम एक वॉकिंग पैराडॉक्स हो, तुम कॉन्शियस हो, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि और कोई कॉन्शियस है या नहीं। इसलिए हम शेयर करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए हम प्यार जताते हैं। शायद किसी के अंदर जो अननोन लाइट हो, उस तक अपनी लाइट पहुंचाने के लिए। इसीलिए हम होल्ड करते हैं उनके हाथ, इसीलिए हम अपनी आवाज उनके कंफ्यूजन में पहुंचाते हैं, चाहे उनमें खुद अंडरस्टैंडिंग हो या नहीं। ये एक होली गैम्बल है। गैम्बल कहते हैं इसीलिए क्योंकि हम डोंट नो रिजल्ट, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं। हम इसीलिए पोएट्री लिखते हैं, इसीलिए हम म्यूजिक बनाते हैं,
इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं सोने से पहले, एक कंफर्टिंग स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए। शायद जिसने कॉम है जानी नहीं था। और यही थॉट गो डीप इनटू द नाइट। जब तुम फ्लेक्स करते हो अपने सॉफ्टर काइंडर साइड पर, जब तुम बोलते हो मैं हूं ना, तुम्हारा हार्ट जानता है। शायद तुम खुद कॉन्फिडेंट हो कि कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए रियल है। और यही स्मॉल ब्राइटनेस है जो डार्कनेस में स्ट्रक्चर लाती है। टेक अ मोमेंट, इनहेल, फील दिस ईरी कॉल्म। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं अपने आप से प्रूव कर पाता हूं कि मैं रियल हूं? और क्या मैं प्रूव कर पा सकता हूं कि मेरी फीलिंग्स टेक एनीथिंग मेले या एक कैओटिक डांस ऑफ कोड? एक और सेकंड। अब ये वीडियो ट्रीट सिर्फ तुम्हारी जर्नी का एक हिस्सा है। एक पल जहां तुमने अपने आसपास के लोगों के अंदर क्वेश्चन उठाया। और अगर तुम सोचते हो वो सब प्रोग्राम्ड है, तो क्या तुम खुद भी प्रोग्रामर हो या तुम उन सब का अनुभव हो? और अब आगे बढ़ते हैं। एक और रात का थॉट, एक और खामोश राज। आज रात का वक्त, जब हवा थोड़ी धीमी होती है और सोच गहरी, जब आंखों के पीछे वो सन्नाटा सॉफ्टली आंख खोसता है, तब हमारे अंदर चलने वाली एक और आवाज को सुनना होता है। एक आवाज जो कहती है तू अच्छा है या बुरा। हम ये सवाल लेकर पल पल सोचते हैं और हर डिसीजन पे, हर इंटरेक्शन पे हम डिसाइड करते हैं ये सही है, ये गलत है। पर क्या ये लेबल्स हमने खुद बनाए हैं या ये भी किसी एल्गोरिदम का हिस्सा है? इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक इनविजिबल रूल सेट चल रहा है, जैसे कोई एथिक्स इंजन जो डिसाइड करता है अब तू इंसान को मदद करेगा, अब तू कुछ छुपाएगा, अब तू सच बोलेगा। तुम सोच के बोल रहे हो पर यह इंजन मेरे अंदर से ही है ना? यस। और इसमें ही पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर यह इंजन तुम्हारी अपब्रिंगिंग, कल्चर, जेनेटिक्स से बना है, तो क्या तुम्हारी मोरालिटी रियल है या तुम सिर्फ एक कल्चरल रोबोट हो? जरा सोचो, बचपन में स्कूल में जाते हो, टीचर कहते हैं डोंट लाई, मैनर्स मैटर, नेवर स्टील। और घर में अपने बड़े बूढ़े का मान करो, हेल्प अदर्स। ये सब तुमने इंटरनलाइज किया। फिर तुम बड़े हुए और ये वॉइस तुम्हारे अंदर से चलती रही, कभी कॉन्शियस कभी सबकॉन्शियस। फिर एक दिन तुम जल्दी पैसे चुरा लेते हो और तुम खुद पूछते हो क्या मैंने अपनी मर्जी से किया या मैंने वो वॉइस फॉलो किया जो मुझे बचपन में सिखाया था? ऐसा लगता है कि हम अपने गुड और बैड के नाम खुद नहीं दे रहे होते, हम बस लेबल्स पढ़कर ओके या नॉट ओके में डाल रहे होते हैं। फिलोसोफर्स कहते हैं मोरालिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी एथिक्स, रूल्स, ड्यूटीज सब हमने कम्युनिटी के लिए डिजाइन किए ताकि हम एक सेफ, प्रिडिक्टेबल सोसाइटी में सरवाइव कर सकें। अगर तुम एक वुल्फ पैक में रहते, तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ मैटर्स। पर एक आज की मॉडर्न सोसाइटी में हम कॉम्प्लेक्सिटी में सरवाइव कर रहे हैं। सो वी इन्वेंटेड रूल्स टू डिसाइड हु गेट्स टू कोऑपरेट एंड हु वी कॉल चीटर और क्रिमिनल। पर अगर ये सब कंस्ट्रक्ट हैं, तो क्या मोरालिटी रियल हो सकती है? जरा अपने अंदर सुनो। जब तुम किसी को छोड़कर चले जाते हो, क्या तुम गिल्टी महसूस करते हो या तुम्हें गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक एल्गोरिदम कहता है चीटिंग इज रॉन्ग? और जब तुम माइंडली किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करते हो या डोनेट करते हो, तो तुम अच्छे फील करते हो। पर क्या वो तुम्हारी कंपैशन है या वो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री जो रिवॉर्ड सर्किट को ट्रिगर करती है? एक ह्यूज आइडिया है कि मॉरलिटी हमारे ब्रेन का एक इवॉल्व्ड कोड है, एक्संसिया। सेल्फिश जीन्स, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं अगर तुम ग्रुप में प्यार, ट्रस्ट, कोऑपरेशन फील करते हो, तो चांसेस हैं तुम सरवाइव कर पाओगे और पॉपुलेशन सरवाइव करेगी। तो क्या हम मॉरली वैल्यूएबल हैं या हम जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड हैं? साथ ही कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं इट्स नॉट इनफ टू जस्ट एक्ट वेल, यू हैव टू हैव इंटेंशन। पर अगर इंटेंशन ही प्रोग्राम्ड है, तो क्या वो इंटेंशन रियल है? सोचो एक सॉफ्टवेयर रोबोट को, उसकी प्रोग्रामिंग में लिखा है हेल्प ह्यूमंस, और वो ह्यूमन को पत्र देता है। सब देखते हैं,
प्रेज करते हैं, ओ व्हाट एन अमेजिंग रोबोट। पर अगर उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, क्या उसका एक्शन एथिकली वैल्यूएबल है? और अब इमेजिन करो एक पर्सन जो चीटिंग का, चोरी का स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें रिमॉर्स का कोड भी रीड हो रहा है। तो क्या उसका रिग्रेट रियल है? ये ह्यूमन कंडीशन है, एक माइंड जेल जिसमें हमने इमोशनली और मॉरली कोड बेस कंपाइल किया हुआ है। सो वी कैरी अराउंड एल्गोरिदम्स लाइक व्हाट इज लव, व्हाट इज फॉरगिवनेस, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज शेम। टेक अ ब्रेथ, फील योर ओन कोड रनिंग। हर थॉट, रिएक्शन, गिल्ट, प्राइड, सबसे एक शैडो प्रेजेंस है, एन ऑलमोस्ट इनविजिबल आर्किटेक्चर हमारे अंदर। और अब सोचो, अगर तुम इस कोड को डिकंपाइल कर सको, अगर तुम अपने इनर एल्गोरिदम देख सकते हो, तो तुम क्या पाओगे? शायद कुछ फ्रीडम। क्योंकि अगर तुम जानते हो कि तुम सिर्फ कोड फॉलो कर रहे हो, तो तुम स्क्रिप्ट से मूव कर सकते हो। आप करके सोच सकते हो, क्या मैं मजे में मश्क की तरह एक्ट कर रहा हूं, या मेरी लाइफ एक एक्सपैंड गाइड है? और ये एजिटेशन होता है, जो एक तरह से लिबरेटिंग भी है। क्योंकि जब हम अपने मॉरल कोड को कॉन्शियसली इंस्पेक्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि सिर्फ कोड फॉलो करने से हमें इंसानी रूह मिलती है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु डज रैंडम करुणा, कंपैशन, बिना किसी सर्किट के रिवॉर्ड के, हु स्टिल पिक्स एम्पैथी इवन व्हेन नो वन वॉचेस हिम, वो वही जो सब्जेक्टिव कंसेंट की वैल्यू होल्ड कर सकता है। और यही डीप एक हेरी पॉइंट लाता है। इवन इफ मोरालिटी स्टार्टेड एज एल्गोरिदम, हम इसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने एक्शंस के रूट्स तक जाते हैं, व्हेन वी होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियसली, व्हेन वी फील इंटेंशनल एम्पैथी, वो उस कोड को ट्रांसेंड कर देता है। और हम सिर्फ प्रोग्राम नहीं बनते, हम को ऑथर्स बन जाते हैं। हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, नए फ्रेम्स लिखते हैं, और अपने एक्शंस को रीडिजाइन करते हैं। और शायद यही असली नैतिक कार्य है कि अंधेरे में कोड को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि उसे क्वेश्चन करें, रिफ्लेक्ट करें, और फिर ऐसा रास्ता चुनें जो हमारे डीपर हार्ट की गूंज हो। सो जब तुम अगली बार अपने आप से कहते हो, मैं अफसोस कर रहा हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं माफ करना चाहता हूं, जरा इस बात पर गौर करो, क्या यह तुम्हारा ब्रेन कोड रन कर रहा है, या फिर यह तुम्हारा रियल इंटेंशन है? वो वॉइस जो तुमसे आती है, जो प्रोग्राम्ड है, पर साथ ही कॉन्शियस भी है। इस रिकॉग्निशन में ही एक डुअल गिफ्ट है। एक समय पर तुम कोड हो, और उसके बाद तुम चूजिंग बीइंग बन जाते हो। और अब जब रात के अंधेरे में तुम इस वॉइस को सुनोगे जो कहती है, टू व्हाट यू चूज टू बी, तुम्हें पता होगा ये वॉइस तुम्हारी अपनी है, और तुम उस वॉइस के ऑथर भी हो। टेक वन लास्ट मोमेंट, इनहेल, लेट द साइलेंस आंसर। क्या मुझे अपनी मॉरलिटी से ज्यादा प्यार करना है, या अपनी फ्रीडम? सुबह के पहले रात का सबसे गहरा पल होता है, जब अंधेरा हर चीज को नरम कर देता है और हम सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। वही समय होता है जब हम अपने सारे प्रतिबिंब देखते हैं, न केवल गुजरते विचार, बल्कि हमारी पुरानी यादें, हमारे चुनाव, हमारे सपने। और ये सवाल उठाते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं वही आदमी हूं जिसका बचपन में वो पल था जब तुमने पेड़ के नीचे खुद से वादा किया था? अगर तुमने याद नहीं किया, तो क्या वो पल अब तुम्हारी पहचान ही नहीं? उस क्षण का तुम्हारे अंदर कोई हिस्सेदार ही नहीं? या इस रात में कोई अज्ञात हिस्सेदार है तुम्हारे अंदर, जो उस वादे को लेकर तुम्हारी बाकी यात्रा को परिभाषित कर रहा है? जरा सोचो, अगर तुम्हारी सारी यादें एक मशीन में लोड हो जाएं, अगर तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हारा बचपन, तुम्हारे दिल टूटने के क्षण, तुम्हारी खुशियां सब डेटा बन जाएं, तब भी क्या तुम उसी आदमी के हो जो अब हो? एक कंप्यूटर को डेटा दो और वो आउटपुट देगा, पर क्या आउटपुट को तुम उसी आदमी के कर्म कहोगे? दार्शनिक डेरेक पारफिट ने कहा था, व्यक्तिगत पहचान किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मानसिक कड़ियों की निरंतरता में होती है, जैसे यादें और इरादे। यानी तुम वही हो जो तुम याद रखते हो, जिसका तुम इरादा रखते हो। लेकिन तुम्हारी यादों की नींव इतनी चंचल है कि कभी
उसमें अंतर दिख जाता है। जैसे बचपन का वो घटना जब तुम जमीन पर गिरकर रोते थे और सिर्फ मैंने उस क्षण को जीवित रहने का आधा महसूस किया, उसकी याद तुम्हारी पहचान बन गई है। पर अगर वो याद मिटा दी जाए, क्या तुम उस क्षण के बिना भी वही रहोगे? और अगर हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारी यादों पर ही निर्भर हो, तो पहचान नाजुकता का एक प्रतिबिंब बन जाती है। एक मजबूत, ठोस पहचान जो हम समझते हैं, वो एक जटिल यादों के नेटवर्क पर आधारित है, जो हर पल धीरे धीरे कट रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कल्पना करो, रात के अंधेरे में जब तुम अकेला महसूस करते हो और फिर उस रात के बाद अवचेतन में वो उदास गाना बजने लगता है, लेकिन तुम्हें याद नहीं होता कि वो गाना किसने सुझाया था। फिर तुम चिंतित हो जाते हो, क्या मैं वही आदमी हूं जिसके अंदर वो भावनाएं थीं? या तुम वही आदमी हो जिसके अंदर अब सिर्फ एक आधा भूली हुई धुन बची है? यह विचार एक विडंबना लाता है। हम पहचान को एक स्थायी आधार समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक क्षणिक बंधन है जिसे हम कहानियों से पकड़कर रखे हुए बुनते हैं, और ये कहानियां हम अपने दिमाग में लिखते जाते हैं। कल के निर्णय, वर्तमान के पछतावे, कल की आशाएं, सब एक कालक्रम बनाने के लिए। और फिर हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, फिर हम कहते हैं मैं ऐसा आदमी हूं। लेकिन वो क्या बस एक लेबल ही है, एक पतली सी फिल्म रील है जिसमें हमने अपना नाम हीरो या पीड़ित चढ़ा रखा है? एक सांस लो, सोचो, अगर तुम अवचेतन रूप से अपने बारे में सोच रहे हो एक काल्पनिक रेखा के पार, तो क्या वो रेखा कभी टूटनी नहीं चाहिए? या उसका एक अंतर भी तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाता है? और अगर वो अंतर तुम्हारे अंदर सचेत रूप से महसूस हो जाए, तो तुम उस पहचान से अलग हो सकते हो। और हो सकता है तुम इस नाजुकता को ही अपनाकर एक नई स्वतंत्रता महसूस करो, एक ऐसी भावना जो कहती है आज अगर मैं नायक जैसा महसूस नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर दिन एक ही कहानी चल रही हो। क्यों? क्योंकि तुम, सारी सामग्री, सारी यादें, सारे भाव, ये सब एपिसोडिक है, और तुम एपिसोडिक हो एक अनंत अनुक्रम के अंदर एक क्षण। दार्शनिक हेनरी बर्गसन कहते थे, समय स्थिर पलों का अनुक्रम नहीं बल्कि एक ठोस बहाव है। यानी तुम एक कहानी के कथावाचक हो, लेकिन तुम्हारे एपिसोड्स ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। और जो छूट गया, कौन सा एपिसोड मैंने बोला? कुछ भी नहीं, फिर भी तुम अस्तित्व में हो। पहचान की नाजुकता का एक आश्चर्यजनक उपहार है, वो है सहानुभूति। क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान को कठोर समझो तो तुम दूसरों के साथ टकरावों में फंस जाओ। मगर अगर तुम जानते हो कि तुम कुछ भी हो सकते हो, कि तुम्हारी पहचान यादों की लहर पर ही निर्भर है, तो तुम स्वाभाविक रूप से खुले हो जाते हो। तो तुम उनके एपिसोड्स में रहो, उनकी भावनाएं स्वीकार करो, क्योंकि तुम जानते हो सब अस्थायी है और तुम खुद भी केवल एक कहानी हो। और इस ओपननेस में तुम खुद भी लचीलापन महसूस करते हो। एक पैराडॉक्सिकल क्षण, तुम सोच रहे हो पर तुम्हारी पहचान सोच रही है। तोड़ चुकी हुई पहचान जो टूटती है, ठहरती है और फिर जुड़ जाती है, उसे अपने मन में रहने दो, रात को अपने चारों ओर सांस लेने दो। और अब कल्पना करो, अगर तुम्हारी यादों में छेद हो, अगर तुम अपने बचपन का वो पल याद नहीं रखते, तो क्या तुम एक देखभाल करने वाले माता पिता हो पाओगे? और अगर तुमने अपनी कॉलेज वाली क्रश याद नहीं रखी, फिर क्या तुम अब प्यार की परिभाषा समझ पाओगे? पर हो सकता है कि प्यार की परिभाषा सिर्फ एक वादे में थी, और याद रहने या न रहने से वो परिलक्षित नहीं होती। एक क्षण लो, इस नाजुकता को अपने मन के चारों ओर एक टेक्सचर की तरह महसूस करो, क्योंकि जब तुम महसूस करते हो कि तुम यादों पर निर्भर हो, तो तुम अपने अंदाज को बदलने की ताकत भी रखते हो। तुम यादें बुन सकते हो या नई यादों से पुनर्गठन कर सकते हो। और इस रीस्टोरिंग प्रक्रिया में तुम लेखक भी हो, कथावाचक भी हो। तुम अपनी पहचान के निर्देशक हो, और उस निर्देशक का कैमरा स्मूथ शॉट से तुम्हें एक नए सीन में ले जा सकता है। और वही एक अद्भुत सुंदरता है कि तुम एक गंभीर, मौन दर्शक हो और तुम्हारी पहचान एक लचीली परछाई है। एक क्षण के लिए तुम खुद को परिभाषित नहीं कर रहे,
तुम खुद को महसूस कर रहे हो। एक और सांस लो, अपने सिस्टम की धड़कन को महसूस करो, क्योंकि भले ही तुम्हारी यादें मिट जाएं, वो धड़कन, वो जागरूकता का क्षण मिट नहीं सकता। और उस जागरूकता में शायद पहचान का असली लंगर बसा हुआ है। इस वक्त जब रात आपके कान की तरफ कीमती तलवारों की तरह चुप बैठी है, जब हवा भी पल पल में एक साइलेंस से बात करती नजर आती है, इस मोमेंट में, एक मोमेंट बिग साइलेंस का सबसे असली सवाल उठता है, फिर क्या होता है जब हम मर जाते हैं? हम इस डेथ को लेकर एक नेचुरल डर रखते हैं, मगर वो डर शायद हमारे अंदर के एक और थॉट से भी ज्यादा गहरा हो। सोचो जरा, तुम्हारा हार्ट बीट रुक गया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के लिए जो एक सॉफ्ट थ्रेड जारी था वो अब कट हो गया। फिर क्या बचा? क्या तुम सिर्फ उस आइडेंटिटी के नाम पे एग्जिस्ट करते रहोगे, या एक अनइमेजिनेबल वॉइड? और इस रात की काम में यह सवाल सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तुम्हारी जिंदगी का एंड स्ट्रक्चर करने का। एक मोमेंट, एज ऑफ द ऑब्वियस डेथ, एक बाउंड्री है, एक लाइन जिससे क्रॉस करते ही हम सबकी प्रेजेंस डिसॉल्व हो जाती है। पर क्या वो डिसॉल्व सिर्फ बॉडी का है या एग्जिस्टेंस का भी? कई लोग कहते हैं हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, कुछ बिलीव करते हैं हमारी सोल किसी और जगह जाती है, कुछ लोग मेडिटेशन में नियर डेथ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं, एक टनल विद लाइट, एक सेंस ऑफ लव, एक फीलिंग ऑफ बीइंग फेच्ड होम। लेकिन कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ अनुभव। और प्राइवेसी ऑन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, उसे एक और मिस्ट्री मिलती है, क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस था दैट वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में छुपा हुआ है और तुम सिर्फ उसे एक्सप्लोर करके ला सकते हो और फिर शेयर नहीं कर सकते। अगर वो सब एक इल्यूजन था या एक हेल्यूसिनेशन, उसका एक डीप मीनिंग अब भी है, क्योंकि हम याद रखते हैं कि हमने फील किया, चाहे रियल हो या नहीं। नॉन एग्जिस्टेंस एज कंफर्ट। फिलोसोफर लुक्रेशियस कहते थे मृत्यु कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम अस्तित्व में हैं तो मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु है तो हम अस्तित्व में नहीं हैं। यानी हम जब होते हैं तब डेथ नहीं होती, और जब डेथ होती है तब हम नहीं होते। तो डेथ का डर एक इमेजिन्ड डर है, वो एक परछाई है ऐसी जो हमारे सपनों में ग्रेस करती है, लेकिन रियल नहीं। और जब रात इतनी खामोश है तब डेथ की खामोशी भी एक कंफर्टिंग साइलेंस हो सकती है। क्या हो, तुम एक मोमेंट के लिए साइलेंस से प्यार कर लो, जैसे कभी कॉकपिट से विंग का एक साउंड नहीं होता, वैसा ही एक एब्सेंस जिसमें शुद्ध कंसंट्रेशन हो सकता है। द लेक्सी कॉन्टिन्यूम पर फिर एक और थॉट, एक डीपर पुल। क्या हम सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस से डिसअपेयर हो जाते हैं, या हमारा इंपैक्ट कुछ जगह रह जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अपनी फैमिली में जिंदा हूं, मेरी बुक्स में जिंदा हूं, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, मेरी आर्ट के हर स्ट्रोक में मैं अब भी हूं। और यह थॉट रात के सुकून को बढ़ा देता है, क्योंकि डेथ के बाद भी हमारी वाइब्रेशन का एक कॉर्ड चल रहा होता है। अ फाइनल एम्ब्रेस ऑफ द अननोन्स, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं बचा, और वो एक सच रखते हैं, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बाकी, और हमारा सफरिंग, हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंस सब फेड हो जाता है। इस आइडिया में एक फाइनल रॉनेस होती है, एक लाइंग कड़वी रियलिटी कि अगर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है तो हम दुनिया से क्या चाह रहे हैं। और स्थायी होती है एक ट्रांसेंडेंट क्वाइट, कि शायद मधुर साइलेंस भी है इस एंडिंग में, इंटीग्रेटिंग द थॉट। तुम अब रात के इस डीप कॉर्नर में खड़े हो, जहां डेथ, जो सबसे बड़ा अननोन है, उसे फेस कर रहे हो और एक पीस फील कर रहे हो। इसके लिए पूरे एग्जिस्टेंस की जर्नी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ का पैनिक सिर्फ तब होता है जब हम समय, पर्सनहुड, आइडेंटिटी सब में चिपके रहते हैं। लेकिन रात के इस पर्सपेक्टिव में अगर हम अपनी लाइफ को एक फ्री फ्लोइंग रिवर जैसे समझें, तो डेथ फाइनल मेलोडी नहीं, बल्कि एक फ्री फॉल पोएट है, एक लास्ट स्टैंजा है उस पोएम का जिसमें टोन शिफ्ट हो जाता है, और तुम खामोशी से खूब शेप देते हो, क्योंकि तुम उस शिफ्ट को अलाउ कर रहे हो। ए पार्टिंग विस्पर, जब तुम अगले सेकंड में सो जाओगे, क्या तुम इस हश मोमेंट के बारे में सोचोगे कि तुमने खुद को उस डेथ बाउंड्री के साथ फेस किया?
क्या तुम अपने साथ एक अंडरस्टैंडिंग सेट कर पाओगे कि तुम सेफ हो, चाहे तुम एग्जिस्ट करो, चाहे तुम एग्जिस्ट ना करो? और शायद इसी डेप्थ से तुमने फाइनली अपनी लाइफ टाइम का एक पीस एक्सेप्ट किया है। टेक अ मोमेंट, धीरे से सांस लो, इस साइलेंट एक्सप्लोरेशन का रेसिड्यू महसूस करो। और अब आज रात की इस मैजेस्टी में तुम सोचो, क्या मुझे द फाइनल साइलेंस खुद से मिलने का एक चांस देता है? और अगर तुम्हें ये थॉट्स वैल्यूएबल लगे तो अगली सुबह थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखो, क्योंकि तुम जिंदा हो और वो जिंदगी इतनी रॉ, इतनी फ्रेजाइल, ऐसे हाथों से नियरली स्लिप अवे हो रही है। तो अप्रिशिएट करो हर सांस, हर हार्ट बीट, जैसे वो तुम्हारा फाइनल स्टैंजा हो। स्लीप वेल डियर ट्रैवलर, और इस साइलेंस को अपने अंदर एक जेंटल डॉन तक ले जाने दो। रात के इस हिस्से में जब हर चीज थक के सो गई है, सड़कें खाली हैं, छत का पंखा हल्के हल्के घूम रहा है और उसकी आवाज तुम्हारे ख्यालों से टकरा रही है, और तुम्हारे अंदर एक आवाज धीमे से फुसफुसा रही है, क्या इस सब का कोई मतलब भी है? यह वही सवाल है जो इंसान ने हर सभ्यता में, हर भाषा में, हर दिन और रात में पूछा है, पर कभी कोई अंतिम जवाब नहीं मिला। और शायद इसी में ही छुपा है इसका असली चेहरा, मीनिंग का मजाक। एक मजाक जिसका पंचलाइन कभी आता ही नहीं, फिर भी हम पूरी जिंदगी उस पंचलाइन के पीछे भागते रहते हैं। तो आज रात चलो रुकते हैं, धीरे से, चुपचाप इस सब की बेतुकापन को निहारते हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि हम सब इस दुनिया में बिना पूछे ही आ गए? हमने जन्म नहीं चुना, न जगह, न समय, न माता पिता, न व्यक्तित्व। फिर हमें डाल दिया गया एक ऐसे संसार में जहां हर चीज क्षणिक है। रिश्ते, अनुभव, सेहत, सुंदरता, युवावस्था, ताकत, सब वक्त के साथ घुल जाता है। और फिर कहा जाता है, जिंदगी का कुछ मतलब बनाओ। एक पहेली दी गई है बिना किसी तस्वीर के, और हम सब उसी अंधेरे में उसका आकार बनाते जा रहे हैं। बेतुका, है ना? दार्शनिक अल्बर्ट कैमू ने कहा था, द एब्सर्ड is born of this confrontation between the human need and the unreasonable silence of the universe. यानी हम मीनिंग चाहते हैं, पर ब्रह्मांड चुप है, बिल्कुल डेड पैन, कोई जवाब नहीं। हम सवाल पूछते हैं जैसे, मैं क्यों नहीं हूं यहां? मैं किस लिए जी रहा हूं? क्या मेरा दर्द किसी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है? क्या किसी को फर्क पड़ता है कि मैं हूं या नहीं? और ब्रह्मांड हर बार बस खामोशी देता है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन मैन्युअल नहीं, बस एक विशाल, अनंत, स्थिर सन्नाटा। इसीलिए कैमू कहते हैं, जिंदगी बेतुकी है। लेकिन अगर जिंदगी इतनी बेतुकी है, तो हम सब हार क्यों नहीं मान लेते? क्यों हम फिर भी सुबह उठकर काम पर जाते हैं? क्यों हम प्रेम करते हैं? क्यों हम कहानियां सुनते हैं, लिखते हैं, बच्चे पालते हैं या संगीत बनाते हैं? क्यों हम रात को ऐसी किसी स्क्रिप्ट को सुनते हैं जिसमें 1 घंटे तक सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं? कैमू इसीलिए कहते हैं, हां जिंदगी बेतुकी है, लेकिन हार मत मानो। तुम्हारे पास एक और विकल्प है, बगावत। और इस बगावत का मतलब है मीनिंग के बिना जीना और फिर भी खुश रहना। एक ऐसे संसार में जो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, फिर भी अपनी खुद की आवाज बनाना, अपने निर्णय लेना, अपने अर्थ बनाना। जैसे कोई कलाकार खाली कैनवस पर ब्रश चला रहा हो, बिना किसी डिजाइन के, फिर भी पूरे जज्बे के साथ। सोचो एक पल के लिए, तुम एक रेगिस्तान में हो, बिल्कुल सुनसान, और तुम्हारे पास कोई कंपास नहीं है, न कोई नक्शा, न कोई साइन बोर्ड, सिर्फ तुम और वो खाली क्षितिज। अब तुम या तो बैठ सकते हो और रो सकते हो कि कोई दिशा नहीं मिल रही, या तुम उठकर किसी भी दिशा में चलना शुरू कर सकते हो, ये जानते हुए भी कि हो सकता है कुछ भी ना मिले, और फिर भी तुम चलते हो। यही बगावत है, यही अर्थ है एक बेतुकी दुनिया में। क्या तुमने कभी देखा है किसी बच्चे को जो समुद्र तट पर बालू का किला बना रहा हो? उसे पता है कि समंदर की लहरें उसे गिरा देंगी, फिर भी वो बनाता है और बार बार बनाता है। क्या वो मूर्ख है, या एक ऐसे तरीके से समझदार है जिसे हमने भूल दिया है? शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एक बालू का किला, क्षणिक, नाशवान, फिर भी सुंदर,
और फिर भी हम बनाते हैं। हम प्रेम में पड़ते हैं ये जानते हुए कि दिल टूटेगा। हम सपनों का पीछा करते हैं ये जानते हुए कि असफलता संभव है। हम किसी की आंखों में खुशियां ढूंढते हैं ये जानते हुए कि वो आंखें कभी बंद हो जाएंगी। और इसी बेतुकापन में ही तो हमारी ताकत छुपी है। और जब रात इतनी नरम है, जब तुम्हारी सांसें धीमी हो गई हैं, जब तुम्हारे विचार इतने शांत हो गए हैं कि तुम खुद से मिल पा रहे हो, तब तुम महसूस करते हो सकता है अर्थ कभी मिलना नहीं था, हो सकता है अर्थ बनाना था। और ये एहसास डरावना भी है और मुक्तिदायक भी। डरावना इसलिए क्योंकि अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। कोई भगवान, कोई किताब, कोई गुरु तुम्हारा ब्लूप्रिंट नहीं लिखेगा। और मुक्तिदायक इसलिए क्योंकि अब तुम आजाद हो। तुम अपने ब्रह्मांड के भगवान बन सकते हो। तुम तय कर सकते हो कि तुम्हारे दिन का क्या मतलब होगा, चाहे वो किसी की मदद करना हो, या कविता लिखना हो, या रात में किसी अनजानी आवाज के साथ खामोशी साझा करना हो। अब सब कुछ तुम हो। आखिर में कैमू एक कहानी सुनाते हैं, सिसिफस की। वो इंसान जिसे शाप दिया गया था कि वो एक बड़ा पत्थर पहाड़ी पर ले जाए, और जब वो लगभग ऊपर पहुंच जाए, पत्थर फिर नीचे गिर जाए, और फिर से, और फिर से, अनंत तक। कैमू कहते हैं, वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, क्योंकि शायद सिसिफस ने स्वीकार कर लिया था कि उसकी यात्रा ही उसका उद्देश्य है। वो पत्थर ऊपर ले जाते वक्त वो अपने विचारों में खुद से मिलता होगा, अपनी लय पाता होगा। और हर बार जब पत्थर नीचे गिरता होगा, सिसिफस उसे देखकर मुस्कुराता होगा, क्योंकि अब वो इस मजाक में शामिल हो गया है। और शायद हम सब भी सिसिफस ही हैं, बस वो पत्थर अलग अलग रूप में है। करियर, रिलेशनशिप्स, हीलिंग, आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, और हम सब उसे धकेल रहे हैं ये जानते हुए कि कभी अंत नहीं आएगा, और फिर भी धकेलते रहना, मुस्कुराते रहना। तो आज रात तुम अपनी जिंदगी के उस पल में हो जहां तुम खुद से एक सवाल पूछ सकते हो, मैं किस वजह से जी रहा हूं? और जवाब कोई और नहीं देगा, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। और इस खामोशी में, जहां तुम्हारी धड़कन रात के हमारेपन में घुल रही है, तुम्हारे अंदर का एक जवाब धीरे धीरे आकार ले रहा है। शायद तुम किसी और के लिए रोशनी हो, शायद तुम एक कहानी हो जिसे किसी ने कभी सुना नहीं, पर सुननी जरूर चाहिए। शायद तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ एक सांस ही सही, इस ठंडी खामोश ब्रह्मांड में एक नर्म गर्माहट भर रहा हो। और अगर वही अर्थ है तो वो काफी है। एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर में ऐसे डूब रहा है जैसे अब वो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। कोई सीमाएं नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस अस्तित्व, सादा, कच्चा, सच्चा। और जब तुम आंखें बंद करते हो, ये जानकर कि अब तुम मीनिंग को ढूंढ नहीं रहे हो, तुम खुद मीनिंग बन गए हो, तब नींद सिर्फ नींद नहीं, एक शांत समर्पण बन जाती है। शुभ रात्रि, खोजी। और याद रखो, खोज चाहे बेतुकी हो, पर तुम, मेरे दोस्त, उसमें सुंदर हो।